हेलो स्टूडेंट्स, जीत आईएएस की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जो हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज चल रही है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी तक हमने ये देखा है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से बेसिक क्वेश्चन डेफिनेटली अराइज होते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारे पास वो है कूलाम्स लॉ। ठीक है। कूलाम्स लॉ आज का जो टॉपिक है वो है कूलाम्स लॉ। ठीक। तो कूलाम्स लॉ देखो, कूलाम्स लॉ क्यों यूज किया जाता है। ठीक है। तो अभी तक हमको ये पता है कि जो अगर अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और सिमिलर नेचर के चार्ज होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ये सब मैंने बता दिया है और आप लोगों को पता भी है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, क्या अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं या अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और फोर्स ऑफ रिपल्सन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया गया, कूलाम्स ने क्या दिया, एक लॉ दिया। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टू जो चार्जेस हैं उनके बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो जो कूलाम्स लॉ है इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेट देखो कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है। देखो ये हमारे पास इस तरीके से, देखो ये एक क्यू, मेरे पास कोई एक चार्ज हो गया है। ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, Q1 चार्ज हो गया है। ये Q1 चार्ज है। क्लियर। और ये मेरे पास एक और चार्ज हो गया। ठीक हो गया, दिस इज अनदर चार्ज ये हो गया चार्ज Q2 हो गया। ठीक है। ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। और ये जो चार्जेस हैं, ठीक हो गया, Q1 और Q2 ये चार्जेस हैं। ठीक है, वैक्यूम में रखे हुए हैं। और ये जो चार्जेस हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। R डिस्टेंस से ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड है। और यहाँ पर जो फोर्स, क्योंकि बिकॉज ये बोथ चार्जेस आर सिमिलर नेचर, सिमिलर पोलरिटी, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। सो होगा क्या, ये जो Q1 और Q2 है इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि बोथ चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। तो कूलाम्स ने भी यही, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ही क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया जिसको हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। तो कूलाम्स ने क्या ऑब्जर्व किया, देखो कूलाम्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, अभी डिस्कस करेंगे आगे पॉइंट और स्टेशनरी का मींस क्या हुआ। तो यहाँ ये देखते हैं कि जो इस केस में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है। तो दैट मीन्स ये हुआ, कूलाम्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक हो गया। इसका मीन्स ये हुआ कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो दूसरा हम यहां देखा गया कि दूसरा फैक्टर देखा गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, देखो अगर ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होगा। क्लियर। तो इनवर्सली क्या कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो यहां से बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अब होता क्या है, देखो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो हमको क्या मिलता है, वी गेट। ठीक। तो हमको क्या मिलता है, वी गेट एफ एफ प्रोपोर्शनल टू वी गेट एफ प्रोपोर्शनल टू Q1
Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो F इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे, F अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हम एक K को ले आते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा K Q1, बोलो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो चुका है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा। वेयर जो K है, इस K को क्या कहते हैं, वेयर K इज कांस्टेंट है, वेयर K इज कांस्टेंट, ये K क्या है, कांस्टेंट है, और इसको बोलते क्या है, ठीक है, इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर हो चुका है, K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आता है कि ये K किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो K क्या है, ये जो K है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ, it depends on the nature of medium, लिखा, it depends on the nature of medium between the charges, between the charges। क्लियर हो चुका है, तो ये K के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। K क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। और ये किस किस पे डिपेंड करता है, कि ये दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, मीडियम वैक्यूम है, ठीक है, या एयर है, या अदर देन एयर कोई भी क्या है, कोई भी अदर मीडियम है, तो 4K की वैल्यू क्या आ जाएगी, अलग अलग होगी। हर मीडियम के लिए K की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर हो चुका है इतना। तो अब देखो होता क्या है, इन एसआई सिस्टम की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, इन एसआई सिस्टम की बात करेंगे, अगर इन एसआई सिस्टम में अगर हम देखते हैं, ठीक है, इन एसआई सिस्टम में हम देखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ जो K की वैल्यू होती है, वो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है, K इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इस K की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो जो कूलाम्स लॉ बन जाता है वो क्या बन जाता है, ठीक है, तो कूलाम्स लॉ क्या बन जाता है, F इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा Q1, और ये बन जाएगा Q2, और ये बन जाएगा R स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज कूलाम्स लॉ, इसको हम क्या बोलेंगे, कूलाम्स लॉ बोलेंगे। ठीक हो गया, दिस इज कूलाम्स लॉ, ये क्या है, कूलाम्स लॉ। ठीक है, दिस इज कूलाम्स लॉ। क्लियर, ये कूलाम्स लॉ है। अब यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे टर्म्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से टर्म्स वो यूज हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो ये हेयर क्या होता है, देखो यहाँ जो एक टर्म यूज हो रहा है हेयर एक टर्म, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा है। ठीक है, क्या यूज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा है। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या, इज नोन एज परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी होती है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट्स वैल्यू। ठीक है, इट्स वैल्यू। ठीक, जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए, कभी कभी एग्जाम में नहीं दी रहती इसकी वैल्यू, तो खुद याद होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट क्या लिखोगे, ठीक है, एलटी के एग्जाम में तो इसकी यूनिट भी आ रखी है कि एप्सिलॉन नॉट की जो करेक्ट यूनिट क्या है,
तो ध्यान से देखेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे निकालेंगे, रटना नहीं है, यहाँ से तुम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो Q1 Q2 अपॉन F ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट क्या लिखोगे, वैल्यू तो ये है इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये Q1 का कूलम और Q2 का भी कूलम, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों कूलम, दोनों चार्ज हैं, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम होगा। तो कूलम होगा तो क्या होगा, ये कूलम स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट क्या लिखोगे, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। अब देखो ये सारे का सारे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कूलम, और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो 4 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगा। क्लियर, तो एग्जाम में इसको ऐसे भी लिखा आता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1, ठीक है, और मीटर -2, इस तरीके से भी लिखा आता है। क्लियर हो चुका है। तो ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट की क्या है, वैल्यू है, इसको याद रखना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। तो अब देखो हमारे पास जो k है, जो k है, देखो k इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, वी हैव, हमारे पास क्या होता है, k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। तो अब देखो हमको सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा, 1/, देखो 4 और ये 3.14 पाई की वैल्यू रखो, और इसको सॉल्व करोगे तो 8.85 कितना आएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ आता है। और फिर से देखो यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट के लिए तुमको कूलाम्स लॉ, देखो 1/, अब क्या होता है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट k की यूनिट क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो कूलाम्स लॉ हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k भी लिख सकते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो गया, F इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। अब मुझको यहाँ से किसकी यूनिट निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू तो इतनी है, इसकी वैल्यू तो कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ है, पर जब तुम इसकी यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट भी पूछ देता है, और कभी कभी इस k की वैल्यू को भी एमसीक्यू में पूछ देता है। ठीक है, तो 9.10⁻⁹, अभी कभी लिखा रहेगा 8 लिखा रहेगा, और यूनिट भी चेंज दी रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना है इसका कि जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके 9 इंटू 10⁻⁹ तो आ जाएगा, पर इसकी एसआई यूनिट क्या लिखोगे, k की वैल्यू यहाँ से निकालो, k इक्वल टू क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ, ये क्या है, k है। हमेशा याद रखना, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको हर बार इसकी वैल्यू को हम पुट अप नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को न्यूमेरिकल के लिए सीधे 9 इंटू 10⁻⁹ पुट कर देंगे। क्लियर हो गया, तो ये k की वैल्यू है। तो कूलाम्स लॉ समझ में आ गया, क्या होता है, k F इक्वल टू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो मुझको यहाँ से मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, पर हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, देखो ये जो डायरेक्शन है, क्लियर, जो डायरेक्शन देखो हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो फोर्स, ये जो डायरेक्शन ऑफ, जो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, देखो सपोज दैट ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 है।
ठीक है। और ये मेरे पास एक क्या है, Q2 है। ये Q1 और Q2 क्या है, मेरे पास दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज है। ठीक है, Q1 और Q2 क्या है बोल रहा हूं, पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया क्या था कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्ज मूव नहीं है, फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है। और इस केस में क्या है, देखो ये दोनों चार्ज कैसे हैं, ये तो दोनों चार्ज हैं क्या हैं, सिमिलर नेचर के हैं, लाइक नेचर के हैं। तो इसमें जो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। और देखो जब क्या होगा, दोनों चार्जेस, बहुत ध्यान से सुनो, जब दोनों चार्जेस क्या होगा, नेचर सेम होगा। नेचर सेम होने से क्या होगा, ठीक है, नेचर सेम होने से क्या होगा बताओ, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। दोनों क्या जा रहे होंगे, एक दूसरे से रिपल रिपल कर रहे होंगे। समझ पा रहे हो? तो दोनों में क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। क्यों, ये इससे दूर, ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इस केस में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो यू ऑब्जर्व दैट, सपोज दैट मैं क्या बोल रहा हूं कि ये है, ये मैं बोल दे रहा हूं, ये F21 बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये F21 क्या है, फिर बोलो F21 को कैसे बोलोगे, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक, सिमिलरली क्या करा, 1 ने 2 में फोर्स लगाया, तो अब क्या होगा बताओ, 2 भी तो 1 में फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो अब 2 भी 1 में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स कितना लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, सिमिलर नेचर के जब भी चार्ज होते हैं, तो सिमिलर नेचर के जब चार्ज होते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, उसी लाइन में होती है, उसी लाइन में होती है। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, ये क्या है, F12, ये क्या है, F12। F12 का, F12 क्या है बताओ, फोर्स ऑन Q1। कैसे बोलेंगे इसे, F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मैग्नीट्यूड तो पता है कैसे निकालोगे, पर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन क्या होगा, अगर दोनों चार्जेस क्या हैं, सिमिलर नेचर के हैं, तो सिमिलर में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करने से क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो यहां से यू ऑब्जर्व दैट कि F12 और F21 की डायरेक्शन क्या है। तो हमने यहां से क्या ऑब्जर्व करा कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड पता है तुमको, जो डायरेक्शन होगी, देखो क्या होगा, डायरेक्शन कैसे देंगे हम, ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यू ऑब्जर्व दैट कि जो डायरेक्शन F12 और F21 है, ये क्या है, इसी लाइन में है। ठीक है, इसी ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। ये नहीं कि फोर्स है, फोर्स यहाँ लग रहा है और इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, ऐसा नहीं है। कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये जिन दोनों चार्जेस, जिन दोनों लाइन में ये फोर्स रखे हैं, उसी में फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फोर्स की, जो ये कूलाम्बियन फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं हम, इट एक्ट्स, ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग द, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। क्लियर, क्लियर हो चुका होगा। तो मैग्नीट्यूड मिल गया, तो डायरेक्शन भी मिल गई हमको, कि बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन क्या होगी, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, ये जो Q1 और Q2 की जो लाइन है, Q1 और Q2 की जो लाइन है, इसी में होगी फोर्स की डायरेक्शन भी। तो ये मतलब है, क्लियर हो चुका है। ये क्या है, कूलाम्ब्स लॉ है। क्लियर, तो कूलाम्ब्स लॉ से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उसको अभी डिस्कस करूंगा मैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। तो ये कूलाम्ब्स लॉ हो चुका है। कूलाम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। और सेकंड, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो दो चार्जेस को मिलाने वाली रेखा में ही इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इतना क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखो एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन क्या है, कूलाम्ब्स लॉ का एक फेमस क्वेश्चन है कि हमने कूलाम्ब्स लॉ तो पढ़ दिया है, बताओ कूलाम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलाम्ब्स लॉ तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर।
ठीक है, ये तो कूलाम्स लॉ है, ये मैंने अभी तुमको बता दिया है। ठीक है, जो कूलाम्स लॉ है कि वो जो चार्ज का प्रोडक्ट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो यहां से मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं और डायरेक्शन पता है तुमको, अभी बताया था डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया? तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाओ उतने स्टार लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एग्जाम में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो डायमेंशनल का चाहे एलटी का एग्जाम हो चाहे लेक्चरर का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पक्का आता है, क्या पता यही क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको भी हम अलग से पढ़ाएंगे, इस डायमेंशन एनालिसिस को हम अलग से एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, कि जो डायमेंशनल है, कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और इसकी एसआई यूनिट भी आती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट भी लिखने को आती है एग्जाम में, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है। तो देखो हम करते क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसी का भी लिख सकते हैं, बस हमको रिलेशन पता होना चाहिए कि वो उस क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो हम कर वही रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट चाहिए मुझे, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया होता, कहते क्या है इसे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, तो अभी तो हम एप्सिलॉन नॉट को क्या प्रोनाउंस करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो जब मैं देखो ये कूलाम्स लॉ से हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, Q1 Q2 क्या आएगा, एक तो Q1 आएगा, Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 देखो 4 पाई। ठीक है, 4 पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए मैं उसे लिख ही नहीं रहा हूं। ठीक हो गया? तो जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो Q1 Q2 अपॉन ये आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो F इक्वल एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। 4 पाई, जो भी नंबर्स होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जो नंबर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, दीज ऑल आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ठीक है, इसलिए मैं 4 पाई को यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो अब देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था, जब फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, AT। गुड। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, देखो ध्यान से देखेंगे कि जो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा, I का एम्पियर हो जाएगा और T का टाइम हो जाएगा। तो यहां से जो निकल के आ रहा है, ये चार्ज जो है, देखो ये चार्ज Q1 का कितना हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला AT हो जाएगा, और Q2 का भी कितना हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला AT हो जाएगा। क्लियर? अब देखो फोर्स, अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होगा, देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, F इक्वल टू एम होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m। ठीक हो गया? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस, तो वेलोसिटी की क्या होती है बताओ, LT माइनस 1 अपॉन टी करोगे तो LT माइनस 2 आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, LT माइनस 2 आ जाएगा। तो ये जो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो MLT माइनस 2 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आता है हर बार एग्जाम में आता है। तो जो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, बताओ क्या होगा, MLT माइनस 2। तो मैं इस फोर्स की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बताओ, MLT माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लेंथ की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको L स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? हम इसको L स्क्वायर लिख देंगे। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस m को तो न्यूमरेटर में लेके आओ, न्यूमरेटर में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा बताओ,
m की पावर -1 बन जाएगी, नंबर 1। अब l को डिस्कस करो, l को डिस्कस करोगे, यहाँ l है 1, यहाँ l है 2, तो बन जाएगा L3। L3 को न्यूमरेटर में लेके आओ, L-3, ठीक है, m-1 L-3। अब देखते हैं t को, देखते हैं t, t डिनोमिनेटर में तो है नहीं, t और t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो t को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये टी स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिख दे ना, टी स्क्वायर क्यों लिखेंगे, और ये 2, ये तो टी स्क्वायर तो ऊपर न्यूमरेटर का हो गया, और ये t-2 डिनोमिनेटर में भी है, तो t-2 अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये -2 भी न्यूमरेटर में जाएगा, तो t2 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर t की पावर 4 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, t की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। और a स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a और a क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो 1 नंबर मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, क्लियर। तो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये नॉट लगाने का मतलब ही फ्री स्पेस है, ठीक है। मैं किसी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी वैक्यूम की बात कर रहा हूं, ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो देखो बिल्कुल ठीक हो रहा होगा, ये m-1 बन जाएगा, और ये l-3 और t4 और a स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालो, और इसकी एसआई यूनिट भी पूछता है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी बताओ, क्या होगा बताओ, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या है, एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा, और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत छोटे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अब देखो, इसको याद रखने का तरीका हम किस तरीके, इसको एक ट्रिक से भी सीख सकते हो, ठीक है। इसको देखो, इसको हम क्या सीख सकते हैं, एक ट्रिक से भी सीख सकते हैं, इसको हम क्या सीख सकते हैं, एक ट्रिक से भी सीख सकते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या है, जो डायमेंशन है उसको ट्रिक से कैसे याद रखें, ठीक है। तो जो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट है उसको लर्न करने का भी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, देखो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे, MALT लिख देते हैं, इनको रीअरेंज कर देते हैं, कैसे लिख देते हैं, MALT, मेल्ट, ठीक है। इस तरीके से अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, अगर आंख जल्दी से क्या करना है, जल्दी से MCQ लगाना है, इतना टाइम बचना, इससे बचना है, तो MALT लिख देते हैं। अब देखो हम कैसे लिखते हैं, M में तो हम क्या करेंगे, -1, इसका -1 लगा देंगे, A में क्या करेंगे 2, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे -3, और यहाँ क्या करेंगे 4 करेंगे। तो देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से तुम देखते ही क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को लिख सकते हो। तो ये ट्रिक है, इसकी हेल्प भी ले सकते हो अगर टाइम कम है तो, ठीक है। तो m-1 m-1 a2 t-3 और t4 is the dimensional formula of permittivity of free space, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, जो कूलाम्स, ये जो कूलाम्स लॉ होता है हमारे पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमारे पास क्या है, नंबर 1, ये जो कूलाम्स लॉ होता है, ठीक है, कूलाम्स लॉ, ठीक है, इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, कूलाम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज, और चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, देखो पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कूलाम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, देखो
पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है तो मैं उसको पॉइंट कहना शुरू कर देता हूं। क्लियर हो गया। यहां पर भी वही है, अगर जो मेरे पास चार्ज बॉडी है उसका साइज बहुत स्मॉलर है जो उनके बीच के डिस्टेंस है, तो मैं उसके साइज को इग्नोर कर दूंगा और उस चार्ज बॉडी को पॉइंट कहना शुरू कर दूंगा। क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग हो गया। दूसरा दूसरा क्या हो गया हमारे पास, इट इज इट इज एप्लीकेबल। और ये जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस कैसे होते हैं, चार्जेस आर इन स्टेशनरी, ठीक है, चार्जेस आर इन स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं करते हैं, चार्जेस क्या हैं, मूव नहीं करने वाले हैं। क्लियर हो चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये जो कूलाम्स लॉ है, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम उस पॉइंट को हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या कूलाम्बियन फोर्स होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्बियन फोर्स भी बोल सकते हो, इज ओबे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन, क्या समझते हो इससे, तो ये मतलब है देखो कि जहां पर भी क्या हो रहा होगा, जहां देखो कभी भी जब भी ऐसा आ रहा होगा कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है वो फोर्स के साथ इनवर्सली क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कम होगा, अगर हमारे पास डिस्टेंस कम होगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो ज्यादा होगा। तो ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये ओबे क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या है, देखो प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्बियन फोर्स, ये तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। अभी मैंने बताया था कि सेंट्रल का क्या मीनिंग होता है, कि ये जो फोर्स है उन्हीं लाइन में एक्ट कर रहा है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स का मीन्स क्या होता है बताओ, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट एक्ट्स, बताया था अभी, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, along the line joining along the line joining the two charges, it act along the line joining the two चार्जेस, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ, देखो जैसे F21 इधर लग रहा था, F12 इधर लग रहा था, तो ये दोनों एक ही लाइन में थे, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, जिनका सेंटर उसी लाइन में होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, हम इसको, इस टॉपिक को ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो सकता है, देखो जब वर्क डन जो होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि ऐसे फोर्स जिसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सपोज दैट आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है और किसी भी रास्ते से चले जाओ, ठीक है, तो अगर तुम इस रास्ते को फॉलो करो, कोई सा भी रास्ता ओबे करो, कि तो होना क्या चाहिए, जो वर्क डन है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है।
तो यहाँ पर भी जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ, वर्क डन, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ठीक है, पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, ठीक हो गया। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो किस पे डिपेंड करते हैं फिर बताओ, ठीक हो गया, बट इट डिपेंड्स अपॉन, बट इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन ओनली, ओनली इनिशियल, ओनली इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेटिव फोर्सेस से 2018 लेक्चरर में भी क्वेश्चन आया था कि तुमको यहाँ से 4 फोर्सेस के बारे में क्या दिए थे, 4 फोर्सेस दिए थे, कह रहा था कि इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी ये कंजर्वेटिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखो कि जो वर्क डन होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस में डिपेंड करता है, फिर पाथ में डिपेंड नहीं करता है, तो ये किस में डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर, बस। तो अब देखो क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको छोड़कर कंजर्वेटिव हैं। तो देखो ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कंजर्वेटिव, तो नंबर वन तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोल सकते हो, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर, और नंबर 3 क्या बोल सकते हो, स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हो, क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हो। और जो नंबर 4 हो सकता हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये 4 क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से ऑप्शन आते रहते हैं। तो अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इट इज, ठीक है, इट इज डिपेंड्स ऑन, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इट इज डिपेंड्स ऑन, इट इज डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन, द मीडियम बिटवीन द, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, क्लियर हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अगर देखो होगा क्या, अगर मेरे पास 2 चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस को आप वैक्यूम में रख रहे हो तो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। अगर हमने क्या किया, अगर मैंने क्या किया कि उन दोनों चार्जेस को मैंने क्या करा, किसी एक वाटर में डुबा दिया, तो वाटर में डिप करने से क्या होगा, वाटर में इमर्ज करने से क्या होगा, जो फोर्स होगा वो चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये 2 चार्जेस को तुमने कहाँ रखा है, ये बहुत मैटर करता है। उन दोनों चार्जेस के बीच का क्या है, उन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, मीडियम के अकॉर्डिंग फोर्स इफेक्ट करेगा। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम इसको क्या कर सकते हैं, वैक्यूम में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर हो चुका है। इट इज, ठीक है, जो ये इट इज क्या लिख सकते हैं, इट इज वैलिड, ठीक है, इट इज वैलिड ऑन वैक्यूम, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम वैक्यूम में भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वैक्यूम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से निकल के आए हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, ठीक हो गया। एक और पॉइंट याद आ रही है, नंबर पॉइंट जो 7 है कि ये जो क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में क्या होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ग्रेविटेशनल से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। क्लियर हो गया है, इतना सबको आ गया है।
तो देखो ये पूरा अभी हमने ये इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी बहुत, यहाँ ये जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल सकते हैं हम इसे, रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर लिखते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एप्सिलॉन आर और क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक हो गया। और एक और बोलते हैं इसका, एक और नाम होता है क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो इस तरीके से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन आर और के क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इस परमिटिविटी टर्म को समझते हैं कि ये परमिटिविटी क्या होता है। देखो परमिटिविटी का मतलब मैंने अभी बताया था कि अगर मेरे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, अगर मैंने इसको क्या रखा है, देखो वैक्यूम में रखा है, तो तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने इन दोनों चार्ज को वैक्यूम से हटा के मैंने इनको एयर में रख दिया, ठीक है, या वाटर में मैंने इनको डिप कर दिया, तो जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, परमिटिविटी का मतलब यही हुआ कि ये परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइन द फोर्स, ये क्या बताती, विच डिटरमाइन द फोर्स प्लेस्ड एट दैट मीडियम। क्लियर हो चुका है। तो परमिटिविटी किसी भी जो मीडियम है उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, जो हमको ये बताती है कि उसमें फोर्स कितना अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच दैट डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन दैट मीडियम, ठीक है। मतलब वैक्यूम से हटाकर अगर तुम कोई और दो चार्जेस के मीडियम को अगर उससे रिप्लेस कर दोगे, तो फोर्स में क्या चेंजेस आ रहा है वही मेजर करता है, उसकी परमिटिविटी को मेजर करता है, ठीक है। ये तो इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। बट मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो सपोज दैट ये मेरे पास Q1 चार्ज हो गया और ये मेरे पास क्या है, Q2 चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, और ये कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने इनिशियली ये क्या है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, these two charges are placed in vacuum। तो when these two charges are placed in vacuum, तो you know that the force of repulsion between two charges। तो इस केस में हम बताओ फोर्स ऑफ वैक्यूम निकाल लें। फोर्स ऑफ वैक्यूम कितना होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्ब्स लॉ लगाओ, Q1, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब मैंने क्या किया, देखो इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं, ठीक है, ये Q1 और ये जो Q2 चार्ज है डिस्टेंस से तो आ रही है, बट मैंने किसको किसी मीडियम में डिप कर दिया, ठीक है। मैंने इसको वैक्यूम से हटा के कोई मीडियम में, मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो ये जो F मीडियम होगा वो क्या होगा बताओ, F मीडियम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस का है, तो यहाँ क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आएगा सिर्फ। एप्सिलॉन को हम क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन 2 हो गई। इतना क्लियर हो चुका है इक्वेशन 2। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, एफ वैक्यूम अपॉन, बोलो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये क्या आएगा बताओ, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एफ वैक्यूम ओवर क्या, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये जो ये एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर हो चुका है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है। क्या रिजल्ट, क्या इंपॉर्टेंट निकल के आया है कि एफ वैक्यूम ओवर, ठीक है, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आया है कि एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम क्या होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये दर, अब देखो डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, द रेशियो, ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम को मैं एप्सिलॉन बोल रहा हूं, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्लियर हो चुका है। तो अब देखो एग्जाम में यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ये क्लियर हो चुका है ना कि एप्सिलॉन नॉट और ये रेशियो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को। तो अब देखो होता क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा और रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूं, और रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब देखो इसको, अब हम यहां से क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, अब देखो हम यहां से क्या वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये तो हमको पता चल गया, हमको क्या पता चल गया कि एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम कितना होता है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर देखो मैं यहां से किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूं, यहां से मैं एफ मीडियम की वैल्यू फाइंड आउट करूं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं, एफ मीडियम की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा बताओ, फोर्स को इक्वेट करो, अभी मैं फोर्स को इक्वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं एफ मीडियम की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, एफ वैक्यूम अपॉन के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, एफ वैक्यूम अपॉन के या एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में तुमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है या रिलेटिव परमिटिविटी दी है। ठीक है, तो अब देखो ये तो हम जानते ही हैं, एफ वैक्यूम तो हम जानते ही हैं, ये एफ वैक्यूम की वैल्यू पता है तुमको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट वाला केस में क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एक के आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या आता है कि ये 2 पॉइंट चार्जेस थे, पहले वैक्यूम में थे, अब मैंने इसको वैक्यूम में हटा के क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, उसको उसको मैंने रख दिया इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो कहता है कि नया फोर्स बताओ, कहता है। ठीक है, तो अब मीडियम में नया फोर्स बताओ, तो यहां से भी क्या होता है क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन बनता है यहां से। क्लियर हो चुका है। और देखो ये जो के की वैल्यू है, ठीक है, और ये जो के या एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ के होती है वैक्यूम के लिए, द वैल्यू ऑफ क्यू वैक्यूम के लिए हम इसको क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, और जो के की वैल्यू एयर के लिए होती है, इसके लिए 0.00054 के आसपास होती है। यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो के जो होता है वाटर, ठीक है, के जो वाटर है वो इस के वाटर का कितना होता है, 80 होता है। समझ में आ चुका है। तो देखो ये क्या है, अगर वो बोलेगा तो इस तरीके से तुम, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, और क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता है तो ये बेसिक जो है तुमको क्या होना चाहिए, याद भी, लर्न भी होना चाहिए। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर हो चुका है। तो ये क्या था पूरा, कूलाम्स लॉ और परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या है, ये हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, तो देखो जो नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आता है, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास उसको हम डिस्कस करते हैं कि सुपर पोजिशन को डिस्कस करते हैं। जनरली यहाँ से ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है। ठीक है, सुपर पोजिशन, ये यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस।
ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का मीन्स क्या होने वाला है? सुपरपोजिशन का मीन्स क्या हुआ? मिनिमम 2 चार्ज होने चाहिए और 2 से ज्यादा ही चार्ज होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम में क्या हो रहा होगा? मेरे पास क्या है? 2 सिस्टम है। अगर सिस्टम में मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और सारे के सारे ऑल दीज चार्जेस आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द फोर्स? कैसे हम फोर्स निकाल सकते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ क्या कहेंगे? चार्जेस बोलेंगे। सपोज दैट, देखो, सपोज दैट मेरे पास कोई एक सिस्टम, ये कोई मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है, एक मेरे पास से सपोज दैट सिस्टम है, यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक Q3 चार्ज रखा हुआ है। ये एड्रेस के लिए मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया। सपोज दैट ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, समझो न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। तो देखो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? सपोज दैट मैं इसके एड्रेस को क्या बोल देता हूँ? R1 पोजिशन नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इस वाले चार्ज का पोजिशन क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ठीक, और ये जो चार्ज है इसका क्या, ये सपोज दैट ये R3 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज सपोज दैट ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ मेरे पास एक 3 चार्जेस का है, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब होगा क्या? तो होगा क्या? मैं फोकस किसको कर रहा हूं? Q1 को मैं फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो Q1 पर अब देखो, Q1 मेरा टारगेट है। अब मेरे को ये बताओ कि Q1 पर कौन कौन से चार्जेस इस सिस्टम में है वो फोर्स से एक्ट करेंगे? तो आंसर क्या होना चाहिए? Q2 और Q3 क्या होंगे? Q1 पर फोर्स लगाएंगे। लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक है। तो सपोज दैट ये डिस्टेंस को हम R12 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं? बताओ। R12 डिस्टेंस हमने मान लिया इसको, ये R12 डिस्टेंस मान लिया। तो अब देखो क्या होगा? अब क्या होगा? ये दोनों में क्या लगेगा? कूलाम्स लॉ लग जाएगा। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी? ये दोनों क्या है? पॉजिटिव नेचर के हैं, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने का मीन से क्या होगा? ये क्या हो जाएगी? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू हो जाएगा। क्लियर? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, डायरेक्शन रिपल्सन है तो बाहर की ओर हो जाएगी। क्लियर? तो सिमिलरली अब जो Q3 सिस्टम में है वो भी तो Q1 पर फोर्स लगाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होगा, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R। सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूं कि सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है इसको मैं R13 बोल दे रहा हूं। तो फोर्स तो ये है, अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल करने से क्या होगा? सपोज दैट मैं क्या बोल दे रहा हूं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। अब क्या होगा बताओ? इन दोनों का रिजल्टेंट कहां लाई करेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहां लाई करेगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट कहां लाई करेगा बताओ? तो ये वेक्टर में पढ़ रखा है हमने, ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F, फोर्स F1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? F1। ठीक है, तो F1 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, F1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो यही है। क्लियर हो चुका है? तो यही क्या होता है? सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एक सिस्टम है, उस सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो एक चार्ज पर फोर्स होगा इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। दैट मीन्स क्या कहा मैंने? फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन इक्वल टू क्या होगा बताओ? क्या होगा? जो F12 इसमें लगा रहा होगा, F12 जो इसमें लगा रहा होगा, और बोलो क्या हो रहा होगा? F13 इसमें लगा रहा होगा, और कोई और भी होगा तो और लगाएगा, F14 लगा रहा होगा, क्योंकि ये सिस्टम है। सिस्टम है तो सिस्टम में क्या होगा? बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो फोर्स ऑन n चार्जेस। तो ये है, हमेशा याद रखना है इसको। हमेशा याद रखना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ the individual forces exerted on it due to another charge। क्लियर हो चुका है? तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? एक ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, और एक इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और ये मैग्नीट्यूड तो तुमको मिल जाएगा, F12 तुम आराम से बता दोगे क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन बोलोगे R12 का कैप बोलोगे। ठीक है, वैसे ही F13 भी निकाल लोगे, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और R13 का कैप भी लिख दोगे, क्योंकि कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग Q3 टू Q1 होगा। इनकी वैल्यूज तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है।
जनरली जो क्वेश्चन होता है वहां हमसे उसका मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो F1 को हम कैसे, इसका मैग्नीट्यूड हम देखो दो वेक्टर का हम कैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं। अगर मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है जिसमें F1 और F2 क्या है, जिसमें दो चार्जेस हैं और उसमें F1 और F2 क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा होता है, तो और वो किसी एंगल में होते हैं, तो तब उस केस में हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमको हमेशा याद रहना चाहिए। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगर सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल क्वेश्चन करने हैं तो ये फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान रखने की बात क्या है, ये थीटा बहुत कंफ्यूजिंग है। ये थीटा क्या होता है बताओ, थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2, थीटा क्या है, F1 और F2 के बीच का एंगल है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया। तो जनरली जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, चाहे यूपी टेट बोलो, उत्तराखंड यूपी लेक्चर में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एलटी में भी आ जाते हैं, एलटी में भी कराया है, ठीक, और लेक्चरर में तो कन्फर्म है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, मैं इसको और अच्छे से क्वेश्चन की हेल्प से ही तुमको समझाता हूँ। क्लियर, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं तुमको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं तुमको बता दे रहा हूं, ठीक है। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ प्रैक्टिस कराई जा रही है वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, तो ध्यान से सीखेंगे उसको। तो अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सीखो। क्वेश्चन ये है मेरे पास कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। इसमें मैंने क्या रखा है, ये Q1 रखा है, ठीक हो गया, Q रखा है हमने इसमें, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके कॉर्नर्स पर मैंने क्या रखा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हैं, देखो सबसे इजी लेवल से हम छोटे से लेवल से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें मैंने क्या रख दिया है, Q रख दिया है, इसको A नाम दे देते हैं, इसको हम B नाम दे देते हैं, यहाँ पर भी एक चार्ज Q रख दिया है, यहाँ इसको C नाम दे देते हैं, यहाँ पर भी एक चार्ज Q दे दिया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी वर्टिसेस में मैंने क्या कर रखा है, 3 चार्जेस रख दिए, ठीक है। तो अब मेरे से क्या पूछ रहा है, फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन कॉर्नर, ठीक, फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन कॉर्नर। समझ में आ चुका है क्वेश्चन क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स में मैंने क्या रखा है, Q Q Q 3 चार्जेस रख दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स ऑन एट एनी वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पर मुझको क्या करना है, फोर्स बताना है, एक कॉर्नर पर हमको क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो समझ जाओगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। समझ में आ चुका है क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है। तो अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले देखो, तुम बिल्कुल फ्री हो, यू आर फुल्ली इंडिपेंडेंट, तुम कोई सा भी कॉर्नर पकड़ सकते हो इसका, ठीक है, कोई सा भी कॉर्नर पकड़ सकते हो। सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम ए में निकालो तब तो तुमको ए में ही निकालना पड़ेगा, ठीक। अगर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है तो फिर रैंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज सिखा रहा हूं। अब होगा क्या, ये जो हमारे पास ये जो Q है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। मैंने जो बी कॉर्नर पर जो चार्ज है इसको सिलेक्ट मैंने किया। अब मैं इस पर ही बताऊंगा कि फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 क्या है कि ये जो कॉर्नर बी पर जो चार्ज रखा हुआ है Q, तो इसमें कौन कौन से चार्ज फोर्स लगाएंगे, पहले तो इसका आंसर देना है। पहले किसका आंसर देना है कि ये जो कॉर्नर बी में रखा हुआ चार्ज है इसमें कौन कौन से चार्ज फोर्स लगाएंगे बताओ, क्योंकि सिस्टम क्या है, 3 चार्जेस का सिस्टम है, एक में तो मैंने निकालना है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि जो ए में बैठा हुआ चार्ज है और जो सी में बैठा हुआ चार्ज है वो क्या लगाएगा, इस बी में फोर्स लगाएगा। बिल्कुल सही है। तो आओ करते हैं।
अब सबसे फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो ए है, जो ए में बैठा हुआ है वो बी में कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए है। सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, F1 को निकाल लेते हैं। मैं F1 किसको कह रहा हूं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मैं उसको F1 बोल रहा हूं। ए में बैठा वाला चार्ज बी में कितना फोर्स लगाएगा मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो उसको कैलकुलेट में मैग्नीट्यूड देखो कूलाम्स लॉ पढ़ रखा है तो उसी को लगाऊंगा अभी, 1/4πε0। Q1 की बात कर रहा हूं मैं, Q1 क्या हुआ Q, Q2 क्या हुआ Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है बताओ, a है, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया है, ये तो मैग्नीट्यूड आया है, ये क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है। और हमको क्या चाहिए, मैंने बोला था कि जो फोर्सेस है उनका वेक्टर सम होता है। तो डायरेक्शन क्या होगी बताओ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, रिपल्सन होगा तो दोनों, ये इसको क्या, ये इसको रिपल करेगा तो ये क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा F1। रिपल्सन हो रहा है, ये किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, F1 की डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। और मैंने जब भी बोला है पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागते हैं एक दूसरे से, क्लियर, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेंगे एक दूसरे, दूर का मतलब ऐसे ऐसे रिपल करेंगे, तो ये रिपल हो गया उसी लाइन में। ठीक, तो मैं इसकी डायरेक्शन क्या लिखूं बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या लिखूं मैं, ए बी लिख देता हूं, इसकी डायरेक्शन क्या लिखूंगा, ए बी लिख देता हूं, दैट क्लियर। और सिमिलरली अब देखो जो बी में, जो सी में बैठा हुआ चार्ज है वो भी तो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, F2 बोल रहा हूं। F2 क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, उसको F2 बोल रहा हूं। देखो मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, आर स्क्वायर। पर डायरेक्शन क्या होगी देखो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, और रिपल्सन मतलब क्या हो गया कि ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये F2 की डायरेक्शन हो गई। ओके, इतना समझ में आ चुका है। F1 और F2 की डायरेक्शन निकालनी आ गई है, तो मैं F2 की डायरेक्शन क्या लिखूं बताओ, F2 की डायरेक्शन क्या लिखूं मैं, सी बी, सी से बी की ओर। F2 की डायरेक्शन क्या लिखूंगा बताओ, सी से बी की ओर लिखूंगा। अब गलती से मुझको तो बी में लगाना है, अब गलती से तुम लोग ऐसा मत कर देना कि F इक्वल टू F1 प्लस F2 मत कर देना, जो कि बिल्कुल गलत आंसर आएगा वहां से। क्यों, मैंने क्या बोला है, फोर्सेस को हम वेक्टर लॉ से सॉल्व करते हैं, वेक्टर लॉज यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो सपोज दैट देखो ये F1 और F2 दोनों इक्वल है, मैं कैलकुलेशन से भी बच रहा हूं, तो मैं शॉर्ट कर रहा हूं। शॉर्ट कैसे कर रहा हूं, देखो वी ऑब्जर्व दैट कि F1 और F2 दोनों इक्वल है यहाँ, तो इक्वल है तो हम ऐसा कर दें, बताओ F1 इक्वल टू F2 को क्या मैं F मान लूं अपने मन से, सुविधा हो जाएगी, आसान बन जाएगा, ये आसान बन जाएगा। तो अब देखो मैं दो वेक्टर, ये जो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था वहां, अब भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहां तो वेक्टर लॉ ही फॉलो होगा। तो क्या होगा बताओ, F ऑन बी, तो ये क्या होगा बताओ, कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, फोर्स ऑन बी कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, F1 F2 cos थीटा का रूट। ये वेक्टर में पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने कि कैसे हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, अभी मैंने भी बताया था। ठीक है, सीधे ऐड मत करना, सीधे ऐड करके गलत आंसर आएगा, क्योंकि वेक्टर सम होता है। तो अब देखो हम क्या करते हैं बताओ, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब एक चीज देखो, F1 F2 तो हमको पता है, F1 F2 की वैल्यू पता है। अब क्या तुम लोग मेरे को ये बता सकते हो कि मैं इसमें थीटा क्या रखूंगा, थीटा क्या रखूंगा, ये बता सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60, ये भी एंगल कितना होगा 60, ये भी एंगल कितना होगा 60, और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60। देखो यहाँ पर F1 की भी टेल मिल रही है, F2 की भी टेल मिल रही है, तो टेल टू टेल कनेक्शन हो रहा है, तो मैं F1 और F2 के बीच का जो एंगल होगा कितना लूंगा, 60 लूंगा, 120 नहीं लेना, ये वाला एंगल नहीं लेना, मुझे टेल टू टेल वाला एंगल चाहिए होता है। तो मुझको ये भी पता चल गया कि F1 और F2 के बीच का क्या है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है।
क्लियर हो चुका है? तो मैं इसको अब आगे को सॉल्व करता हूं। तो देखो हमने क्या कर रखा है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं उसको F मान ले रहा हूं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है, तो F कितना आ जाएगा बताओ? अब मैं क्या लिख रहा हूं बताओ? F1 को मैं F लिख रहा हूं, F1 स्क्वायर, और क्या लिख रहा हूं बताओ? F2 स्क्वायर प्लस 2, F1 को मैंने क्या माना है F, F2 को क्या माना है F, और cos थीटा, थीटा कितना लिखूं बताओ? 60 डिग्री। वेरी गुड। कितना लिखूंगा? 60 डिग्री लिखने वाला हूं। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ? ये एफ स्क्वायर ये आ जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और cos 60 तुमको पता है कितना होता है cos 60? हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर। और इसे अगर तुम याद भी रख सकते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान भी है। अगर कहीं पे दो वेक्टर अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसका तुम सीधे रिजल्टेंट याद रखो f√3। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन करने से भी बच जाओगे। हमेशा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रिजल्टेंट दो फोर्स का हमेशा क्या आएगा? f√3 ही आएगा। क्लियर? तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। अब f की वैल्यू यहां पुट कर दो। अगर तुम शुरू से ही f की वैल्यू यहां रखते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता हो। ठीक है, सॉरी। तो देखो अब मैं f की वैल्यू रख दे रहा हूं। f क्या था बताओ? 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 भी Q था, Q2 भी Q था, तो Q को मैं Q स्क्वायर लिख दूं। बताओ, Q स्क्वायर लिख दूं अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, f√3 हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे बताओ? इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा कि जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बी कितना होगा? √3 को आगे लिख दो, √3 टाइम्स 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस में मैंने क्या कर रखा है? एक सिमिलर चार्जेस रखा है। तो मेरे से पूछ रहा है कि क्या करना है? किसी एक चार्जेस पर क्या करो? फोर्स को फाइंड आउट करो। इज दैट क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्या होगा? मैंने तो क्यू से सॉल्व करा दिया। अब एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी इनकी वैल्यूज भी आ सकती है। सपोज Q1 कहेगा वो, सपोज तुम Q1 को 5 माइक्रो कूलाम रख दो, Q2 को तुम 10 कूलाम रख दो, और Q3 को फिर से तुम 10 कूलाम रख दो, और सपोज करो कि इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। फिर कहेगा किसी एक उसमें क्या करो? फोर्स निकालो। तो सेम यही कॉन्सेप्ट क्या करना है तुमने? डिलीवर करना है। उस क्वेश्चन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट को लगाना है। आ जाएगा? तो ये क्या है? क्वेश्चन करने का एक तरीका है। देखो एक और क्वेश्चन आता है, स्क्वायर वाला आता है, मैं उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन क्या है? देखो सेम इसी तरीके से होता है स्क्वायर वाला भी। एक स्क्वायर है देखो मेरे पास, ठीक है, एक स्क्वायर है ABCD। ठीक हो गया, एक स्क्वायर है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो इसी तरीके से बुक में लिखा मिल जाएगा तुमको। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है? एक स्क्वायर ABCD है, और इसकी साइड कितनी है? A सबके साइड A है। स्क्वायर है तो ऑल साइड आर इक्वल। क्वेश्चन वही है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। समझ में आ चुका है? क्वेश्चन क्या है? अ स्क्वायर इन विच सेम चार्जेस कितने रखे हैं उसको भी मैं बता दे रहा हूं। एक स्क्वायर है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो। एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स पर मैंने एक सिमिलर चार्ज रखा है। क्यू मैंने क्या रख दिया है? सिमिलर चार्जेस को मैंने इसमें प्लेस्ड कर दिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी कॉर्नर्स ऑफ द और एनी कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तुमको क्या करना है? इस स्क्वायर के किसी एक कॉर्नर पर क्या करना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। ट्राई करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो कैसे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन सेम वही है, कोई भी फिगर दे सकता है तुमको, और हेक्सागोनल दे देगा तुमको। ठीक है, कोई सा भी फिगर दे सकता है, पर कॉन्सेप्ट यही रहने वाला। तो आ रहा है? तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, किसी एक चार्ज को तुम टारगेट कर लो। ठीक है, किसी एक चार्ज को हम टारगेट कर लेते हैं। तो सपोज दैट में जो A वाला चार्ज है, ठीक है, कौन से चार्ज को मैं टारगेट कर रहा हूं? ये जो A वाला है, ये जो A में बैठा हुआ है,
इस ए को मैंने क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। ठीक है, इस ए वाले चार्ज जो ए कॉर्नर में मैंने क्यू चार्ज रखा है, इसको मैंने टारगेट कर दिया। अब ध्यान से बताओ कि इस ए में जो चार्ज है इसमें कौन कौन फोर्स लगाएंगे। स्टेप नंबर 1 तो यही देखना है मुझे। ठीक है, कौन कौन चार्ज लगाएगा बताओ। बी वाला भी इसमें फोर्स लगाएगा, और सी वाला भी इसमें फोर्स लगाएगा, और डी वाला भी इसमें फोर्स लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब हम 1 बाय 1 उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर। तो देखो हमारा एम क्या है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस में क्या है, 4 चार्जेस रखे हुए हैं। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। किसी भी एक कॉर्नर पर निकालना है तो मैं इस ए वाले को ले लेता हूं, तुम बी वाले को ले लेना, तब भी आंसर सेम आएगा। सी वाले को ले लेना, तब भी आंसर, डी वाले को, तब भी आंसर सेम। हाँ, सेम आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि ये जो बी है, ये बी ए में कितना फोर्स लगा रहा है, उसको मैं F1 नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं बताओ। F1 क्या है बताओ। F1 क्या होता है, F1 को क्या बोल रहा हूं मैं बताओ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, उसको मैं F1 बोल रहा हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, और डिस्टेंस का स्क्वायर बोलोगे तो a स्क्वायर। ये तो क्या आया है, ये आया है, इसका मैग्नीट्यूड आया है। क्या आप डायरेक्शन बता सकते हैं इसकी क्या होगा बताओ। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बोलो डायरेक्शन क्या होने वाली है इसकी, बता सकते हैं। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो, Q1 की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ इस Q को यहाँ रख देते हैं ताकि क्लियर दिखेगा ये। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं बताओ, इसकी डायरेक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, रेड को यूज। अब देखो मैग्नीट्यूड तो ये निकल गया, तो ये इसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि होगी कि नहीं होगी बताओ, F1 होगा, ये होगा F1। क्यों, रिपल्सन होगा दोनों में, रिपल्सन होगा नहीं क्यों होगा, दोनों दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो इसका जो डायरेक्शन लिखोगे वो क्या लिखोगे बताओ, डायरेक्शन क्या होगा, बी से ए की ओर, बी ए होगा। ठीक है, सिमिलरली तुम क्या करो, F2 निकाल लो। सिमिलरली क्या करो, F2 निकाल लो। F2 निकालोगे तो कितना आएगा बताओ। F2 कितना, F2 क्या, F2 में किसको बोल रहा हूँ, D वाले को बोल रहा हूँ। F2 क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू D। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह क्या बोलेंगे Q, Q2 की जगह Q, अपॉन डिस्टेंस अभी भी a स्क्वायर है। ठीक है, और देखो, और इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये भी प्लस 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 दूर भागेंगे, रिपल्सन होगा इनके बीच में। तो रिपल्सन होगा तो फिर से क्या हो जाएगा बताओ, रिपल्सन होगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, अवे अवे मूव करेंगे। तो यहां पर मैं किसकी डायरेक्शन लगा देता हूं, ये F2 की डायरेक्शन हो गया। तो जो F2 की डायरेक्शन क्या होगा बताओ, D2A, D से A की ओर होगा। ठीक है, D2A। ठीक, अभी तक का सब क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद देखो हम कर क्या रहे हैं, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब देखो डी वाले ने भी लगा दिया, बी वाले ने भी लगा दिया, अब एक और चार्ज बचा हुआ है। ठीक है, एक और चार्ज बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है बताओ, जो सी में बैठा हुआ है। कौन बैठा है, जो सी में बैठा हुआ है वो भी तो क्या लगाएगा, ए में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा बताओ, बिल्कुल लगाएगा। तो मैं उसको क्या F3 नाम दे दूं, बोलो F3 नाम दे दूं उसको। ठीक है, फिर तो देखो दे दिया। अब देखो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, देखो Q1 Q, Q2 Q। अब बताओ डिस्टेंस कितना लिखोगे, क्या डिस्टेंस को मैं a लिखूं, क्या डिस्टेंस को मैं a लिखूं, C से A की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, वो A नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये डायगोनल है, वो डायगोनल है तो क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, पाइथागोरस लगा लो इस ट्राइंगल में, या सीधे याद भी रख सकते हो A√2। अगर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो A से लेकर C की डिस्टेंस तुमको मिल जाएगी, और डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, A√2। इज दैट क्लियर, पाइथागोरस लगाओ या याद भी रखो, क्योंकि इतना टाइम भी तो बचाना है। तो ये क्या करना है, A√2 आ गया, A√2 का स्क्वायर, A√2 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर हो गया है। ठीक है, 2A स्क्वायर।
ठीक, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, रिपल मतलब ऐसा, ये है देखो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सी ए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सी से ए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सी से ए हो जाएगी। तो मैंने क्या निकाल लिया बताओ? F1 भी निकाल लिया, F2 भी निकाल लिया, F3 भी निकाल लिया। अब देखो गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 कर देते हैं। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। कैसा होगा? वेक्टर रूल के थ्रू होगा। अब देखो वेक्टर रूल से हम तीन वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालूंगा, ठीक है। F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालूंगा, उसको किसके साथ ऑपरेट करा दूंगा? F3 के साथ ऑपरेट करा दूंगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, F1 और F2 का रिजल्टेंट यही तो होगा F3। बताओ F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा बताओ? F3 होगा कि नहीं होगा? बस उसी को निकाल रहे हैं। अब यहां ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं? देखो ये F1 भी सेम है, F1 सेम है, F1 का मैग्नीट्यूड सेम है और F2 का भी मैग्नीट्यूड सेम है और F3 भी इतना सेम है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, ठीक है। तो अब मैं इसको कुछ शॉर्ट कर रहा हूं। शॉर्ट क्या कर रहा हूं? मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है। मैं इसको अपने सुविधा के लिए F मान ले रहा हूं इसको, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। F1 और F2 क्या है? F है। तो मैं इस F3 को क्या लिख सकता हूं फिर बताओ? F3 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये 1 ये जो इतनी क्वांटिटी देख रहे हैं, ये जो इतनी क्वांटिटी देख रहे हैं, ये तो F ही है। तो मैं F3 को क्या लिख सकता हूं बताओ? F3 को मैं क्या लिख सकता हूं? F/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, F/2 हो गया। तो मैं सब इसको क्या करा? F के टर्म्स में लिख लिया। इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं बताओ? रिजल्टेंट ऑफ F1 और F2 निकाल रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट ऑफ F1 और F2 निकालेंगे। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं बताओ? रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या होगा? स्केलर कौन सा लगाओगे? वेक्टर लॉ लगाओगे, है ना। वेक्टर लॉ लगाओगे तो सपोज दैट मैं उसको क्या बोल दे रहा हूँ? F डैश बोल दे रहा हूँ, मैं उसको F डैश बोल दे रहा हूँ। और रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। क्या तुम मुझको थीटा बता सकते हो? क्या थीटा बता सकते हो? है ये F1 और F2 के बीच में जो थीटा है कितना होगा? F1 और F2 के बीच में थीटा कितना होगा? 90। बिल्कुल सही बोला। ये देखो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा? cos 90 लिख दूंगा। इसको क्या लिख दूंगा? cos 90 लिख दूंगा। तो 90 एंगल 90 हो जाएगा। तो F डैश कितना आ जाएगा बताओ? इसको मैंने F लिखा है, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F F cos 90 कितना हो जाएगा? 0। cos 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, ये 2F स्क्वायर हो गया, ये 2F स्क्वायर हो गया, 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर हो गया। और 2F स्क्वायर का क्या करना है? ये F√2 हो गया, ठीक है। ये F√2 हो गया। बताओ ये क्या हो गया बताओ? ये जो F1 और F2 है, जो F1 और F2 है उसका रिजल्टेंट कितना आ गया है बताओ? F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना आ गया है? F√2 आ गया है, ठीक है। अब देखो फिगर में, देखो फिगर में क्या देखना है कि ये जो F1 और F2 का रिजल्टेंट है F3 है। F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या है? F3 है। और F3, अब देखो ये जो C है, फोर्स ऑन C ड्यू फोर्स ऑन ए ड्यू टू C, ये भी F3 है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, अब जो F1 और F2 का रिजल्टेंट है वो क्या है? F3 है। और ये F1 और F2 का रिजल्टेंट तो मैंने F डैश निकाल लिया। और जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू C है वो भी क्या है? F3 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, इसका मतलब ये क्या हुआ? देखो ये क्या है? F3। ये क्या है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू C। और यही क्या है बताओ? और यही क्या है?
यही क्या है बताओ, अगर इसको रिप्रेजेंट करने के सोचोगे तो यही इसी लाइन में क्या होगा बताओ, इसी लाइन में एफ डैश भी तो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी लाइन में क्या होगा, देखो F3 भी वही है और एफ डैश भी वही है। इसका मतलब वेक्टर सीधे ऐड हो जाते हैं अगर एक ही लाइन में होते हैं तो। ठीक है, वेक्टर क्या हो जाएगा, सीधे ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाला जो कि एफ डैश आया। अब एफ डैश और F3 देखो दोनों एक ही लाइन में हो, अगर दोनों एक ही लाइन में हो तो वो सीधे ऐड हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, सीधे ऐड हो जाते हैं। तो सीधे ऐड होंगे तो बताओ क्या होगा, सीधे ऐड होंगे तो फोर्स ऑन ए कितना निकलेगा, कितना निकलेगा बताओ, एफ डैश प्लस F3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एफ डैश प्लस F3, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है, लीनियर वेक्टर है, कोलीनियर वेक्टर है तो ऐड हो जाता है सीधे सीधे। तो एफ डैश की वैल्यू रख दो। अब एफ डैश तुमने क्या निकाला था, F√2, F√2 और F3 कितना था बताओ, F3 कितना था, F/2, F3 कितना था, F/2 था। देखो F3 को हमने कितना लिखा है, F/2 लिखा है। तो अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, F को कॉमन निकाल लो, √2 प्लस 1/2, यही आंसर है। ठीक है, तो ट्रिक भी सीखनी है कि कैसे करना है, पूरी उतनी वैल्यू नहीं रखनी है। अब F की वैल्यू रखो। अब F की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1/4πε0, 1/4πε0 क्या था बताओ, Q1 Q2 तो Q ही था, Q स्क्वायर हो गया हो, Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, और √2 प्लस 1/2। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखा आता है, एग्जाम में इसको इस तरीके से लिख देते हैं। और क्या आ जाएगा बताओ, फोर्स ऑन ए कितना आ जाएगा, इसको आगे लिख देते हैं। एग्जाम में ऐसा आता है ऑप्शन, √2 प्लस 1/2 और 1 ये क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q²/a²। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इस 1/4πε0 को के भी लिख देता है। क्या कहेगा तुमसे वो, √2 प्लस 1/2 KQ²/a²। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बताया था मैं 1/4πε0 को क्या लिख सकता हूँ, के भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मैंने तुमको दो क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो कुछ एक दो क्वेश्चन में क्या दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। एक दो क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप इनको ट्राई करो। ठीक है, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, ट्राई तो करो कम से कम। तो हो क्या रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, गेटिंग, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये इसके वर्टिसेस हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अगर सब इक्विलेटर है तो सब 10 ही होंगे। साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ कितना, यहाँ ये बी में कितना चार्ज दिया है, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। सी में भी कितना दिया है, 10 माइक्रोकूलम दिया है। ठीक है, और ए में कितना चार्ज रखा है, ए में चार्ज रखा है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल देयर आर -5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम चार्जेस, माइक्रोकूलम आर चार्जेस प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब करना क्या है देखो, इतना समझ में आ गया, फाइंड द फोर्स। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन -5 माइक्रोकूलम, फाइंड द फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम, ये क्वेश्चन है। अब तुमसे 5 में पूछा है तो तुमने 5 में निकालना है, ये नहीं कि तुम 10 में निकालने लग जाओगे, ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमसे पर्टिकुलर कह रहा है कि तुम -5 पर फोर्स निकालो तो -5 पे ही निकालो। अगर वो कह रहा है कि एट एनी कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल, तब तुम किसी में भी निकाल सकते हो।
ठीक है, डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 ये तो एक होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जो एक स्क्वायर ए बी सी डी क्या है, जो मैंने क्वेश्चन कराए थे सेम वही है, मैं अब वहां वैल्यू दे दे रहा हूं बस, बाकी करने का तरीका मेथड वही है। तो ये ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और ये कॉर्नर्स में क्या रखा है 16 माइक्रोकूलम रखा है, सब कॉर्नर में क्या रखा है इक्वल चार्ज रखा है 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम। यहां भी क्या रखा है, ए में भी कितना रखा है 16 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, और इसकी साइड कितनी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है, साइड कितनी है 0.2 मीटर है। अब क्या कह रहा है देखो, अब इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड फोर्स ऑन एनी कॉर्नर, एनी कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये इन दोनों क्वेश्चन में क्या है बहुत चेंजेस हैं, क्वेश्चन 1 और 2 में क्या है बहुत चेंजेस हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके स्क्वायर के कॉर्नर्स पर मैंने क्या रखा है कि इक्वल चार्ज 16 माइक्रोकूलम रख दिया है, तो कह रहा है कि किसी में भी फोर्स निकालो, तो यू आर फुल्ली इंडिपेंडेंट दैट तुम किसी में भी इसको डी वाले को पकड़ो, बी वाले को पकड़ो, सी वाले को पकड़ो, किसी को भी पकड़ सकते हो और उसमें फोर्स निकाल सकते हो। बट इस क्वेश्चन में तुमसे -5 में कह रहा है, तो -5 में ही निकालना है तुमको। क्लियर, ये दो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं और इन होमवर्क को करते हैं। देखो होमवर्क को करना, नहीं आएगा तो कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है देखो माइक्रोकूलम आ रहा है, क्योंकि जब तुम वैल्यू रखोगे तो हमेशा एसआई यूनिट में यूज करना, हमेशा एसआई यूनिट में रखना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना और माइक्रोकूलम को माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना। तो रिमेंबर दैट 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना होता है, 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁶ कूलम होता है। ठीक है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या लिखेंगे -5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, पहले सब इसको कूलम में बदलोगे तब जाके क्या करोगे आगे की कैलकुलेशन करोगे। इज दैट क्लियर? तो ये आज हमने क्या पढ़ा, कूलाम्स लॉ पढ़ा, और कूलाम्स लॉ से और भी जितने क्वेश्चन है कल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है सुपरपोजिशन पर, ठीक है, और मैं बताऊंगा कि कंडक्शन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वो सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन की सीरीज भी कराऊंगा, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी हम अटेंड करेंगे। और ये मैंने एक तरीके के क्वेश्चन तुमको बता दिया है, कल हम डिस्कस करेंगे दूसरे तरीके के क्वेश्चन को, हम डिस्कस करेंगे जो कूलाम्स लॉ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। फिर हम किसकी ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करेंगे। तो हम टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करते जाएंगे। इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कूलाम्स लॉ से क्वेश्चन हर बार आता है और पक्का आता है। ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, ओके।